वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज दासू कोहिस्तान का दौरा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म दासू डैम मंसूबे में काम करने वाले चीनी इंजीनियर्स और वर्कर्स से मुलाकात करेंगे और उनसे इजहार ताज़ियत व यकजहती करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी शहरियों की मज़ीद सिक्योरिटी के लिए वाज़ेह इक़दाम की हिदायत की थी। बशाम में दहशत गर्दी का निशाना बनने वाले 5 चीनी शहरियों के लिए नूर खान एयरबेस पर फूल रखने की तकरीब। सदर ममलकत, वज़ीर आज़म, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी चीफ और एयर चीफ की जानिब से फूल रखे गए। आनजहानी चीनी बाशिंदों की याद में 30 सेकंड की खामोशी। हुकूमत पाकिस्तान दहशत गर्दी के इस घिनौने फेल की शदीद मजम्मत करती है। दहशत गर्दों और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए तमाम जरूरी इक़दाम किए जाएंगे। अमरीका के साथ ताल्लुकात कलीदी अहमियत के हामिल हैं। पाकिस्तान आलमी अमन समेत मुश्तरका अहदाफ के हुसूल के लिए वाशिंगटन के साथ काम करने का ख्वाह है। तवानाई, मौसमियाती तब्दीली और ज़राई शोबों में कोशिशें जारी हैं। एनर्जी और ग्रीन अलायंस इक़दाम में ताउन खुशाइंद है। अमरीकी सदर जो बाइडन के तहनीती ख़त पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का जवाब। इंक्वायरी कमीशन की तश्कील और साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी को सरबराह मुकर्रर करने पर मुल्क भर की मुंतखब वकला तंजीमों की तरफ से एतमाद का इजहार करना खुशाइंद है। हुकूमत चाहती है कि सच्चाई कौम के सामने आए ताकि मुस्तकबिल में ऐसी कोई शिकायत पैदा न हो। वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़। तालिबान दौर में अफगानिस्तान दहशत गर्दों की महफूज पनाहगाह बन गया। दहशत गर्द तंजीमों को तालिबान उबूरी हुकूमत की मुकम्मल पुष्ट पनाही हासिल। अफगानिस्तान में अलकायदा और दाइश समेत कई आलमी दहशत गर्द तंजीमों की महफूज पनाहगाहें मौजूद हैं। इन महफूज पनाहगाहों के बायस पूरे खत्ते बिलखुसूस पाकिस्तान में दहशत गर्दी बढ़ रही है। आलमी सतह पर बढ़ती दहशत गर्दी के हवाले से फाइनेंशियल टाइम्स की चश्मकुशा रिपोर्ट शाये। वस्ती और शिमाली गजा पर इसराइली फौज की वहशियाना बमबारी जारी। सहयूनी फौज ने दीरुल बला और खान यूनुस में एक बार फिर रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान इसराइली हमलों में मजीद 77 फ़लस्तीनी शहीद, 108 जख्मी। शहदा की तादाद बढ़कर 32,782 हो गई। हमलों में 75,298 अफराद जख्मी। आलमी इदारे सेहत के सरबराह डॉक्टर टेड्रोस का फौरी इंसानी राहदारी के क़याम के साथ साथ जंग बंदी पर भी जोर। मोदी सरकार की अपोजिशन जमातों के खिलाफ टैक्स दहशत गर्दी। आम इंतखाबात से कबल कांग्रेस को 35 अरब 67 करोड़ फौरी अदा करने का नोटिस। जुनूनी हिंदू हुकूमत इससे कबल कांग्रेस के बैंक अकाउंट्स भी फ्रीज कर चुकी। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैंडल में मोदी सरकार पर 13,000 करोड़ से ज्यादा का तारीखी गबन साबित हो चुका है। भारत का जासूसी नेटवर्क मुहज़्ज़ब ममालिक के लिए मुसलसल खतरे की अलामत। जिम्बाब्वे में मशकूक सरगर्मियों में मुलव्वस भारतीय स्पेशल फोर्सेस का साबिक एजेंट साथियों समेत गिरफ्तार। सिद्धू स्वरूप सिंह इंटेलिजेंस नेटवर्क चला रहा था। भारत की शराब बनाने वाली कंपनी का चेयरमैन अशोक जैन भी साबिक इंडियन फोर्सेस यूनिट से मुंसलिक पाया गया। फर्जंदे कश्मीर डॉक्टर अब्दुल अहद गुरु की शहादत को 31 साल मुकम्मल। तहरीक आज़ादी कश्मीर और लिबरेशन फ्रंट के सरगर्म रुकन थे। मुमताज़ हार्ट सर्जन डॉक्टर अब्दुल अहद गुरु को भारतीय काबिज फोर्सेज ने 1 अप्रैल 1993 को श्रीनगर के इलाके बाजपुरा में गोलियों से छंदी करके शहीद कर दिया था। जम्मू कश्मीर के अवाम डॉक्टर अब्दुल अहद गुरु को शहीद हिकमत के लिफ्ट से याद करते हैं। चौलिस्तान में ज़राई इनकलाब का हुकूमत और पाक फौज का मंसूबा कामयाब हो गया तो पाकिस्तान ज़राअत और खुराक के मामले में काफ़ी हद तक खुद कफील हो जाएगा। इलाके के नौजवानों को रोजगार मिलेगा और मुल्क की मईशत में भी बेहतरी आएगी। पाक फौज के ऐसे मंसूबों से पाकिस्तान बहुत तरक्की करेगा। अवाम का इज़हार इत्मीनान। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की मुआवनत से साइनोटेक सोलर प्राइवेट लिमिटेड कराची में
3 गीगावाट का सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने में मसरूफ। मंसूबे से पाकिस्तान में सोलर पैनल्स, साइनोटेक ड्राई बैटरियों और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तैयारी में मदद मिलेगी। माहौल दोस्त तवानाई मुयसर आएगी और दरामदी बिल कम होगा। ताकि और उनकी कीमत में बहुत ज़्यादा कमी की। आटे पे तकरीबन आधी कीमत पे सप्लाई दे दी। 648 रुपए जो थैला है वो उसकी कीमत है, जो पहले 1300 से कुछ थी, 1380 के करीब थी। फिर उसके बाद घी पे 1 किलो पे 100 रुपया कमी कर दी, जो बड़ी सब्सटेंटिव उसमें कमी है। इस तरह चीनी जो थी वो 46 रुपये पर किलो पे उनको हमने सपोर्ट की दी, सब्सिडी दी। तो मैं समझता हूँ कि ये आम आदमी के लिए जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड है उनको ये फैसिलिटी दी, क्योंकि वो बहुत नीचे की सतह के गरीब लोग हैं, अवाम हैं, तो उनको ये सहूलत दी इस महंगाई में, ताकि इस मुक़द्दस महीने में वो अपना फरीज़ा अदा कर सकें। तो फिर हमने कोशिश की, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने तमाम वज़रा, तमाम अपने MNAs को कहा कि आप यूटिलिटी स्टोर्स जो हैं वो एट रैंडम चेक किया करें, गाहे बगाहे जाएँ और वहाँ चेक करें, वहाँ क्वालिटी चेक करें, सप्लाई चेक करें, कीमतें करें, मेयार ठीक होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह फोकस्ड हैं प्राइम मिनिस्टर साहब। और मैं क्योंकि मुझे मेरी मिनिस्ट्री है, मेरी भी ज़िम्मेदारी है, और मैंने भी गाहे बगाहे मैंने सरप्राइज़ विज़िट भी किए हैं और कहीं कहीं छोटी मोटी शिकायत मिली है, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा काम चल रहा है। जिस तरह आज हम यहाँ खड़े हैं स्टोर में, लेकिन जहाँ जो आते हैं कस्टमर आते हैं उनसे मैं पूछता हूँ तो 100% मुतमिन लोग हैं। एक आध ने कोई बात की है इन पूरे 20 रोज़ों में कि कोई आटे की थोड़ी शिकायत थी, वो भी कोई किसी दिन कोई ऐसा वाक़या हुआ, वो चेक करवाया, वो वाकई ऐसा था, लेकिन उस पर एक्शन हमने लिया और उसको ब्लैक लिस्ट किया उस मिल को, जो फ्लोर मिल थी। चीनी का मेयार बिल्कुल ठीक है, बाकी चीज़ें जो घी का बिल्कुल ठीक है, हमने चेक करवाया, मैंने लैब से चेक करवाए हैं और डिफरेंट लैब में भेजता हूँ। जहाँ मुझे शिकायत होती है मैं सैंपल ले लेता हूँ। तो वज़रा भी दौरे कर रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म साहब ख़ुद भी उन्होंने 5-6 यूटिलिटी स्टोर चेक किए हैं। तो मैं इस मौका पे कहना भी चाहता हूँ, अफसरान भी खड़े हैं, कि एक और जो बात हम कर रहे हैं कि जो यहाँ पे करप्शन है, इस हर पूरी गवर्नमेंट के जितने भी इदारे हैं, वजारतें हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब इसमें ज़ीरो टॉलरेंस है कि करप्शन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बिल्कुल। और करप्ट लोगों की लिस्टें भी बन रही हैं, एजेंसियाँ भी बना रही हैं, हम भी बना रहे हैं, रिपोर्टें भी ले रहे हैं, आपसे भी पूछ रहे हैं, लेकिन उस पर एक्शन लिया जाएगा तमाम महकमों में, चाहे वो FBR है, चाहे वो यूटिलिटी स्टोर है, कोई भी इदारा गवर्नमेंट का है, वो उस पर इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले दिनों में जिस तरह की बेहतरी आएगी, गवर्नेंस बेहतर होगी, काम करने की आदत तो हमने डालनी है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म खुद काम बहुत करते हैं और हमें भी टारगेट दिए हैं। तो इस पर मैं यही कहूँगा अफसरान को, पहले भी काम ठीक हो रहा है, लेकिन आप मज़ीद हमारी स्पीड के साथ चलें, शहबाज साहब की जो स्पीड है, और इस पर सप्लाई ठीक होनी चाहिए किसी किस्म की पूरे पाकिस्तान में। ये नहीं कि जहाँ मैं जाऊँ या वज़ीर-ए-आज़म जाएँ या हमारे वज़रा जाएँ तो उस पर ठीक हो। हर स्टोर में सप्लाई ठीक होनी चाहिए, क्वालिटी ठीक होनी चाहिए और कीमतें ठीक होनी चाहिए। और लोगों के साथ जो रवैया है यूटिलिटी स्टोर का, जो सभी तारीफ़ कर रहे हैं, जहाँ मैं जाता हूँ, वो भी बेहतर होना चाहिए। देखिए, महंगाई हमें, वही मैं कहता हूँ, वो एक विरासत में मिली है। पहले जब भी मुस्लिम लीग नून की मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत बनी है, हमने बड़ी विजिबल बड़ी लोगों को रिलीफ दिया है। मैं बहुत पीछे नहीं जाता, 13 से 18 तक की जो हुकूमत थी उस वक्त हमें महंगाई मिली थी 14%, ये मैं फिगर बता रहा हूँ, और 17 तक ये 2% तक आ गई थी। फूड आइटम की मैं बात कर रहा हूँ, ओवरऑल तो 4 पे ले आए थे, 4%, लेकिन ये 2% जो दुनिया में फूड आइटम पे, और उस वक्त बाकी जो इंडिकेटर्स थे माशी अशारिये वो बहुत बेहतर थे, चाहे रिज़र्व्स थे, लंबी बात हो जाएगी, रिज़र्व हमें 2-3 अरब मिले थे बिलियन डॉलर,
تو وہ 24-25 پہ لے گئے. اسٹاک ایکسچینج ہمیں 12,000 پہ ملا تھا 53,000 پہ لے گئے. جی ڈی پی 2-2.5 تھی 6 پہ لے گئے. تو یہ چیزیں ساری بہتر ہوئی تھیں. انفلیشن کم ہو گیا, مہنگائی کم ہوگی. پچھلے 5 سال جو 18 سے آگے کی حکومت تھی انہوں نے یہاں صرف یہی نہیں نقصان نہیں کیا, انہوں نے تباہی کی ہے. میں بالکل اس پہ واضح کرنا چاہتا ہوں, جو بھی لوگ کہیں, لیکن معاشی طور پہ تباہ کر دیا ہے, اداروں کو کمزور کیا ہے عمران خان کی حکومت نے. اور عمران خان کا جو رویہ تھا وہ معیشت وہ کٹے وچھے اور یہ مرغیوں پہ چلانا چاہتا تھا, وہ ساری باتیں لوگ بھول جاتے ہیں. گورنر ہاؤس کو گرانا چاہتا تھا, پرائم منسٹر اس میں رہنا نہیں چاہتا تھا, لیکن جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. حتیٰ کہ توشہ خانہ جو بھی آپ کہیں, لیکن وہاں پتہ چلتا ہے ذہنیت کا کہ اگر پین بھی نہ چھوڑیں آپ ٹوتھ پک بھی نہ چھوڑیں توشہ خانے کا. باقی ٹھیک ہے کچھ چیزیں ایسی ایک قانون کے مطابق وزرائے اعظم لیتے رہے ہیں یا جن کی انٹائٹلمنٹ تھی, لیکن تباہی ہوئی ہے. وہ تباہی ہمیں 16 مہینوں میں ہم اس لیے آگے بڑھ کے عدم اعتماد کیا کہ اگر نہ کرتے تو ملک ڈیفالٹ ہو جاتا, دیوالیہ ہو جاتا, جس کی بہت بھاری ہمیں قیمت ادا کرنی پڑتی ملک اور عوام کو. یہاں کوئی کھانے پینے کی چیزیں چھوڑ کے نہ پیٹرول ہوتا نہ بجلی ہوتی اگر دیوالیہ ہو جاتا. شہباز صاحب نے رات دن محنت کر کے ایک ہی ٹارگٹ تھا کہ دیوالیہ نہیں ہونے دینا. کوشش کی عمران خان اور اس کی پارٹی نے, خط لکھے IMF کو, خط پہلے بھی اپنے جو 2 صوبوں کے وزرائے خزانہ تھے ان سے کہا گیا آپ خط لکھیں. یہاں آپ کو پتہ جو باتیں ہوئیں, سری لنکا میں بنا دوں گا. تو یہ اس رویے کے ساتھ ہم نے عمران خان کے اس رویے کے ہونے کے باوجود اور شہباز صاحب نے ان کی حکومت نے 16 سال کے سے وہ ڈیفالٹ سے ہم نے بچایا. اور آج ہماری حکومت بنی ہے, نیا مینڈیٹ ملا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے 1.5 سال میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں, کیا ویزیبل چیزیں چل پڑی ہیں. چیزیں آہستہ آہستہ ابھی بھی آپ کو نظر آئے گا کچھ تھوڑا تھوڑا فرق پڑ رہا ہے مہنگائی میں, کسی پہ 2 روپے کا پڑ رہا ہے, کسی پہ 1 روپے کا پڑ رہا ہے. لیکن آنے والے دنوں میں انشاءاللہ معیشت بھی ٹھیک ہوگی. اور کوشش ہے کہ ہم پھر وہی جو اس وقت 13 سے 18 تک میاں نواز شریف صاحب کا ویژن تھا کہ 20 یا 24ویں معیشت میں شامل ہو جائیں, پھر کوشش کریں گے کہ اس میں ہم شامل ہوں اور عوام کو ریلیف ملے. تھوڑے سے مشکل دن ہیں, آپ کی حکومت شہباز صاحب رات دن محنت کر رہے ہیں, ریلیف دے رہے ہیں. نیچے پنجاب حکومت آپ کی ہے مسلم لیگ نون کی, مریم بی بی رات دن کام کر رہی ہیں. آپ نے دیکھا کہ جس دن سے مہینہ بھی ہوا ہے 20-25 دن ہوئے ہیں, 25-26 دن, لیکن کوئی بھی نہیں بیٹھا. ہمیں ٹارگٹ دے دیے, ہر منسٹر کو ٹارگٹ دیے کہ یہ ٹارگٹ ہے, آپ نے 100 دن میں یہ مکمل کرنے ہیں اور اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. یہ وہ حکومت نہیں ہے, صرف ایک ہی فوکس ہے کہ پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے, پاکستان کو ان مشکلات سے نکالنا ہے, عوام کو ریلیف دینا ہے اور عوام کی جو زندگی میں مشکلیں ہیں ان کو دور کرنا ہے, اور انشاءاللہ بہتری ہو جائے گی. بات کر رہے ہیں مہنگائی کو کم کرنے کی بات کر رہے ہیں, IMF کے پاس اب جا رہے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ, اور بجلی, پیٹرول اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے, رات کو بھی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. اس طرح مہنگائی پر اس طرح آپ نہیں دیکھیں, انیشلی یہ جو ہمیں میز لینے پڑیں گے وہ واقعی مشکل فیصلے پہلے بھی کیے تھے. ہم نے, ہمارا بیانیہ تھا کہ ہم نے سیاست نہیں بچائی, ریاست بچائی ہے, اور آج بھی ہم اسی پہ چل رہے ہیں کہ ہم نے ریاست کو مضبوط کرنا ہے. سیاست اللہ تعالیٰ کے فضل سے جب ریاست بچے گی, عوام کو کی خدمت کریں گے, ملک کے لیے نیک نیتی سے آگے کام کریں گے, تو اللہ تعالیٰ سیاست بھی ہماری بچائے گا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے بات ٹھیک کی ہے, مشکل فیصلے کرنے ہیں. ان مشکل فیصلوں کی وجہ سے آپ 1.5 سال بعد آپ بہتری دیکھیں گے اور چیزیں آپ کو نظر آئیں گی کہ لوگوں کی زندگیوں میں بہتری آ گئی ہے. برآمدات میں کمی ہو, برآمدات میں اضافہ ہو, خاص کر جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے, کیونکہ آپ منسٹری سڑکوں کا پیداوار ہے, اس میں کوئی فوکس کرے گی؟ دیکھیں بڑی ٹارگٹ ہے ایکسپورٹ کا, جو ہمارا ایکسپورٹ کا ٹارگٹ ہے وہ $50 ارب کا ہے, جو اس وقت میرا 20-22 پہ رکی ہوئی ہے. تو اس میں جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے وہ بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے, لیکن ہماری کوشش ہے کہ ایگریکلچر سیکٹر جو ہے وہ اسٹرانگ ہو. یہ بیک بون ہے ہماری اکانومی کی, اور اس پہ ایگریکلچر پہ فوکسڈ ہیں ہم, صنعت پہ, انڈسٹری پہ فوکسڈ ہیں, ایکسپورٹ ہوگی. اور یہ ساری چیزیں مل جل کے آپ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے جو ٹارگٹ ہیں آپ کو ان کے رزلٹ جو ہے نا وہ 1.5 سال
डेट बाद मिल जाएंगे इंशाल्लाह ताला। राणा साहब, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी मजीद जो आवाम को 1.5 साल तक महंगाई का बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा, आसान अल्फाज में ये कहना चाह रहे हैं आप? आसान नहीं, मैं तो बड़ा खुले अल्फाज में कह रहा हूँ कि ये मुश्किल हालात हैं। मुश्किल हालात से हमने गुजर के, कोई कौम भी आप अगर देखेंगे, किसी की भी तारीख उठा के देखें तो मुश्किल हालात से गुजरी है। उसकी जो भी वजूहत माजी में रही हैं, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको बता रहा हूँ कि साल डेढ़ का कौमों की ज़िंदगी में लोग तो 20-20, 25-25 साल इस दौर से गुजरते हैं। इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। सर 6 जजेस का लेटर और उस पर कमीशन, सर आप भी रेस्क्यू करने जा रहे हैं अदलिया को या तो किसी को नहीं, हमारा आइन में भी और हम यकीन और ईमान के साथ हमारा है कि अदलिया आज़ाद हो, इंसाफ दे और उस पर कोई मुदाखलत ना हो। लेकिन एक चीज़ सामने आई है, उसके मुहरकात क्या हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अवाम के सामने नहीं हैं, उनके मुहरकात क्या हैं। क्यों एक शख्स लाडला है इतना आज भी, तमाम तब अपने तमाम कारनामों के बावजूद जो उसने कारस्तानियाँ की हैं माजी में, क्यों आज एक एग्रीमेंट किया गया है वो जेल का जो सुप्रिटेंडेंट होता है एक कैदी के साथ, कभी तारीख़ में कभी नहीं हुआ, ना कानून और आइन में है। क्यों मर्सिडीज़ पे उनको लाया जाता है, क्यों विश यू गुड लक कहा जाता है। तो ये चीज़ें कौम के सामने हैं, जो एक मेमोरी हमारी शार्ट होती है, हम देखते हैं। लेकिन ये चीज़ें एक कमीशन बना है और वहाँ पे सारी जो सुप्रीम कोर्ट का जब लेटर गया तो सारी सुप्रीम कोर्ट ने मीटिंग की चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब से बात की और उन्हीं की जो उन्होंने जिस तरह का चाहा, ये कमीशन एक कानून के मुताबिक बना है। एक रिटायर्ड रिप्यूटेबल चीफ जस्टिस जो रहे हैं उन पे कोई उंगली भी नहीं उठा सकता, उनको बनाया है उसका चेयरमैन। और इंशाल्लाह उन्होंने कहा जी ईद के बाद मैं काम शुरू करूंगा, आपके सामने सारे हक़ाइक़ आ जाएंगे। अगर किसी जगह पे कोई ऐसा काम हुआ है जो आइन और कानून से हटके है तो वो जो उनकी रिकमेंडेशन होगी कमीशन की, उस पर हुकूमत अमल करेगी। थैंक यू। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन शेखुपुरा में यूटिलिटी स्टोर्स के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारा एक ही फोकस है, हमने पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है, मईशत को मजबूत करना है। आटे, चीनी और घी की कीमतों में खुसूसी कमी की गई है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सार्फिन को रमज़ान मुबारक के महीने में बड़ा रिलीफ दिया है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और आपको आगाह करें कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज दासू कोहिस्तान का एक रोज़ा दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म चीनी बाशिंदों पर बशाम के मकाम पर होने वाले हालिया दहशतगर्द हमले के तनाजुर में दासू डैम मनसूबे पर काम करने वाली चीनी कंपनी के इंजीनियर्स और वर्कर्स से मुलाकात और इजहार ताज़ियत व यकजहती करेंगे। बशाम में दहशतगर्दी के वाक़े के बाद वज़ीर आज़म की जानिब से चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए फौरी और वाज़ेह इक़दामात की हिदायत जारी की गई थीं। और बशाम में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले 5 चीनी शहरियों के लिए नूर खान एयरबेस पर फूल रखने की तकरीब हुई। सदर ममलकत, वज़ीर आज़म, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी चीफ और एयर चीफ की जानिब से फूल रखे गए। इस मौके पर अनजानी चीनी बाशिंदों की याद में 30 सेकंड की खामोशी भी इख्तियार की गई। हुकूमत पाकिस्तान दहशतगर्दी के इस घिनौने फेल की शदीद मजम्मत करती है। दहशतगर्दों और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। दोनों ममालिक तवानाई, मौसमियाती तब्दीली, ज़राअत, सेहत और तालीम के शोबों में अहम इक़दाम पर मिलकर काम कर रहे हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन के तहनियती ख़त के जवाब में वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तवानाई के शोबे और ग्रीन अलाइंस इक़दाम में ताउन खुशाइंद है। आलमी अमन व सलामती और खित्ते की तरक्की के मुश्तरका हदफ के हुसूल के लिए अमरीका के साथ काम करने के ख़्वाह हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने अपने ख़त में नौ मुंतखब हुकूमत के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया, जिसमें कहा गया था कि दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान शराकतदारी दुनिया और अवाम की सलामती को यकीनी बनाने में नहायत अहम है। दुनिया और खित्ते को दरपेश वक्त के अहम तरीन चैलेंजेस का सामना करने में अमरीका पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। अमरीकी सदर ने अपने ख़त में कहा था कि दोनों अक़वाम के दरमियान शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। एक और अहम खबर यहाँ पर शामिल करेंगे। वफाकी वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ का है कहना कि इंक्वायरी कमीशन की तश्कील और साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी को सरबराह मुकर्रर करने पर मुल्क भर की मुंतखब वकला तंजीमों की तरफ से एतमाद के इजहार को खुशाइंद करार दिया है।
انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا، پنجاب اور اسلام آباد بار کونسل نے بھی کمیشن اور جسٹس تصدق جیلانی کی تقرری پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ وزیر قانون نے کہا کہ حکومت چاہتی ہے سچائی قوم کے سامنے آئے تاکہ مستقبل میں ایسی کوئی شکایت پیدا نہ ہو۔ وزیر اعظم کی قیادت میں حکومت اور کابینہ عدلیہ کی آزادی اور دستور میں طے کردہ ریاستی اختیارات کی تقسیم کے اصول کی قائل ہے۔ عدلیہ کی آزادی اور معزز 6 جج صاحبان کے خط پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ ملک بھر کے منتخب وکلاء تنظیموں نے معاملے کے سنگینی کو سنجیدگی سے لیا ہے اور سیاست سے دور رکھا ہے۔ پارلیمان کے ایوان بالا سینٹ میں خالی 48 میں سے 30 نشستوں پر انتخاب کل ہوگا۔ قومی اسمبلی اور چاروں صوبائی اسمبلیوں میں پارٹی پوزیشن کو دیکھتے ہوئے غالب امکان ہے کہ حکومتی اتحاد کو الیکشن کے بعد سینٹ میں 2/3 اکثریت حاصل ہو جائے گی، جس کے بعد نئے چیئرمین سینٹ کا حکومتی اتحاد سے ہونا یقینی نظر آ رہا ہے۔ اسی حوالے سے آپ کو دکھاتے ہیں ارسلان اسد کی یہ رپورٹ۔ 1973 کے آئین کے تحت وجود میں آنے والے سینٹ آف پاکستان میں چاروں صوبوں کی یکساں نمائندگی ہوتی ہے، اس لیے اسے ہاؤس آف فیڈریشن بھی کہا جاتا ہے۔ ویسے تو ارکان سینٹ کی میعاد 6 سال کے لیے ہوتی ہے، تاہم ارکان کی نصف تعداد ہر 3 سال بعد ریٹائر ہو جاتی ہے، جس کے بعد خالی نشستوں پر انتخاب ہوتا ہے۔ ارکان سینٹ کو قومی اور چاروں صوبائی اسمبلیوں کے ارکان منتخب کرتے ہیں۔ 96 ارکان پر مشتمل سینٹ کے ایوان میں 48 نشستیں خالی تھیں، جن میں سے پنجاب اور بلوچستان سے 18 سینیٹرز پہلے ہی بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے مطابق 30 خالی نشستوں پر 59 امیدوار میدان میں ہیں۔ وفاقی دارالحکومت کے لیے مختص 4 میں سے 2 خالی نشستوں پر انتخاب ہوگا، جن میں 1 جنرل اور 1 ٹیکنوکریٹ نشست شامل ہے۔ پنجاب کی 2 خواتین، 2 ٹیکنوکریٹ اور 1 غیر مسلم نشست پر انتخاب ہوگا۔ سندھ کی 7 جنرل، 2 خواتین، 2 ٹیکنوکریٹ اور 1 غیر مسلم نشست پر انتخاب ہوگا۔ بلوچستان میں سینٹ کی تمام 11 خالی نشستوں پر امیدواروں کا بلا مقابلہ انتخاب ہو چکا ہے۔ خیبر پختونخوا کی 7 جنرل، 2 خواتین اور 2 ٹیکنوکریٹ نشستوں پر انتخاب ہوگا۔ تاہم صوبائی اسمبلی کے اسپیکر کی جانب سے مخصوص نشستوں پر کامیاب امیدواروں سے حلف نہ لیے جانے کی صورت میں خیبر پختونخوا کی 11 نشستوں پر سینٹ انتخاب کا انعقاد خطرے میں ہے۔ الیکشن کمیشن پہلے ہی تنبیہ کر چکا ہے کہ اگر ارکان کو حلف نہ دلوایا گیا تو کمیشن خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن ملتوی کرنے پر مجبور ہوگا۔ سینٹ کے 96 ارکان پر مشتمل ایوان میں 2/3 اکثریت کے لیے 64 ارکان کی ضرورت ہے۔ 2/3 اکثریت حاصل ہونے کی صورت میں چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین بھی یقینی طور پر حکومتی اتحاد سے ہوں گے۔ ارسلان اسد کی کھیل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اہم سوال کیا ہے ریگارڈنگ جوڈیشری۔ میں ایک بات واضح کر دوں کہ پیپلز پارٹی نے عدلیہ کی آزادی کے لیے جد و جہد کی تھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ جوڈیشری آزاد ہو، اور جوڈیشری کی آزادی کے لیے اگر پاکستان میں کسی نے خون اپنا بہایا ہے، پولیٹیکل ورکر نے، تو پیپلز پارٹی نے بہایا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، جس طرح یہ ججز کے خط کی بات آئی، یہ آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ یہ اس طرح کی باتیں یہ عمران خان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہی ہمیشہ یہ کیوں ہوتی ہیں۔ اگر عمران خان آج جیل میں ہے، جس کو 5-6 مہینے ہوئے ہوں گے، زیادہ سے زیادہ، اس سے زیادہ تو نہیں ہوئے، ابھی 5-6 مہینے اس کو جیل میں ہوئے نہیں ہیں، تو اچانک سب کو جوڈیشری کی آزادی یاد آ گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ جوڈیشری کی آزادی تب یاد آنی تھی جب شہید ذوالفقار علی بھٹو کو، بے گناہ ایک ملک کے وزیر اعظم کو، اس آئین کے خالق کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا۔ اس وقت کسی نے اس طرح کی بات کیوں نہیں کی، کسی کو جوڈیشری آزاد کیوں نہیں آزادی آئی۔ پھر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی 2 ڈیموکریٹک گورنمنٹس کو گھر بھیجا گیا غیر آئینی طور پر، اور محترمہ جب دونوں دفعہ کورٹ میں گئیں، عدالت میں گئیں کہ جی میری حکومت کو، منتخب حکومت کو، عوام کے مینڈیٹ کی حکومت کو غیر آئینی، غیر قانونی طور پر جو ہے وہ نکالا گیا ہے، تب بھی جوڈیشری نے اس وقت ان غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات کی انفارچونیٹلی سپورٹ کی۔ اس وقت جوڈیشری کی آزادی کیوں نہیں یاد آئی جب محترم آصف علی زرداری صاحب کو 11 سال بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی کنوکشن کے جیل میں رکھا گیا؟ اس وقت کسی کو جوڈیشری یاد کیوں نہیں آئی؟ یا اس وقت جوڈیشری یاد کیوں نہیں آئی کسی کو جوڈیشری کی آزادی کہ جب ثاقب نثار، جو جوڈیشل ایکٹیویزم اس پاکستان میں اس نے نافذ کیا، جو جوڈیشل مارشل لا اس نے پاکستان میں نافذ کیا، جو جوڈیشل کو ثاقب نثار نے پاکستان میں نازل کیا، اس وقت کسی کو جوڈیشل کی آزادی کیوں نہیں یاد آئی؟
जब जिस तरीके से ढरले के साथ साकिब निसार पूरे मुल्क में एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही थी और इमरान खान के बन्नी गाला के 300 कनाल के घर को, इरेगुलर घर को, इलीगल घर को रेगुलराइज किया गया जुडिशल ऑर्डर के तहत उस वक्त। और इमरान खान के बन्नी गाला के 300 कनाल के घर को, इरेगुलर घर को, इलीगल घर को रेगुलराइज किया गया जुडिशल ऑर्डर के तहत उस वक्त जुडिशरी की आज़ादी याद क्यों नहीं आई? उस वक्त क्यों नहीं याद आई जब इमरान खान के मुकदमों में उसको झूठा सर्टिफिकेट सादिक और अमीन का दिया गया, एक ऐसे शख्स को जो सादिक अमीन नहीं था। मैं उसकी पर्सनल चीजों पे नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन पाकिस्तान के बच्चे को पता है कि वो सादिक अमीन नहीं था। उस वक्त उसको झूठा सर्टिफिकेट चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिया गया। उस वक्त जुडिशरी की आजादी याद क्यों नहीं आई? या उस वक्त क्यों नहीं याद आई कि उसके इलीगल एमनेस्टी स्कीम्स को, उसके इलीगल एक्ट्स को, उसको इलेक्शन में जितवाने के लिए साकिब निसार एक पॉलिटिकल वर्कर का किरदार अदा करते रहे। इमरान खान को जो जिस तरीके के बयानात वो अपने मुखालफिन के लिए एक परसेप्शन क्रिएशन होती है, जिस तरीके से साकिब निसार ने 2018 के इलेक्शन में पीपुल्स पार्टी और पीएमएलएन के लिए, उनके लीडरान के जिस तरह के बयानात दिए, जिस तरीके कमेंट्स दिए, जिसकी वजह से ये इंप्रेशन गया कि वो सिर्फ एक शख्स को सादिक अमीन कह रहे हैं और बाकी सबको चोर डाकू कह रहे हैं, उस वक्त जुडिशरी की आजादी याद क्यों नहीं आई? या इफ्तिखार चौधरी साहब रिक्विडिक केस में अरबों डॉलर का नुकसान पाकिस्तान ने करवाया, उनकी वजह से होना था वो नुकसान, उस वक्त किसी को जुडिशरी की आजादी क्यों नहीं याद आई? या जिस तरीके से ये सू मोटो नोटिस के नाम पर इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार ने जो इस मुल्क का तमाशा बनाया, जिस तरह इस मुल्क के तमाम आईनी इदारों का तमस्खर उड़ाया, जिस तरीके से इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को जो है वो नाअहल करार दिया गया, तब उस वक्त मुल्क में किसी को जुडिशरी की आज़ादी याद क्यों नहीं आई? ये सिर्फ जुडिशरी की आज़ादी आज भी, उसके बाद भी दौर ख़त्म नहीं हुए। इमरान खान जिसे 9 मई जैसे घिनौने वाक़यात किए, वो जब 9 मई के बाद मेरे ख्याल 11 मई थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गए गिरफ्तार के बाद, तो मर्सिडीज में गए। आज तक कौन सा शख्स पाकिस्तान की हिस्ट्री में मर्सिडीज में लॉकअप से कोर्ट गया है और उसको देखकर चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि गुड टू सी यू? उस वक्त किसी को जुडिशरी की आज़ादी याद क्यों नहीं आई? और ख़ास जजेस गेट से उनकी एंट्रियां होती हैं और उनको ख़ास मराद दी जाती है और फिर कहा जाता है कि आप मुज़म्मत कर लीजिएगा खान साहब, आप मुज़म्मत कर लीजिएगा जो 9 मई को आप लोगों ने इस मुल्क की तबाही की, इस मुल्क के आईनी इदारों की तबाही की, इस मुल्क के हमारे मुल्क के सलामती इदारों की तबाही की है आपने, जो इस मुल्क में आवाम के एम्बुलेंसेस की तबाही की है, बसेस को जलाया है। सिर्फ एक आप कह दीजिएगा कि गुड टू अपना के अफसोस कर दीजिएगा या मुज़म्मत कर दीजिएगा। इस तरह के जब चीज़ें हुई हैं मुल्क में, तब किसी को जुडिशरी की आज़ादी याद क्यों नहीं आई? मकसद ये कहने का कि हम पीपल्स पार्टी चाहती है जुडिशरी की आज़ादी, पीपल्स पार्टी ने खून दिया इस मुल्क को जुडिशरी आज़ादी के लिए, लेकिन सिर्फ इमरान खान के लिए, उसको हीरो बनाने के लिए, ताकि आवाम में एक परसेप्शन जाए कि जी बहुत बड़े कोई जाती हो रही है। क्या जाती हुई है? 5-6 महीने वो जेल में गया है, क्या कौन से हमारे खिलाफ शवाहिद थे? सियासी मुकदमे में 21 महीने मैं करके उसको तो किसी को जुडिशरी की आज़ादी याद नहीं आई। आज वो शख्स 6 महीने हुए नहीं है और वो भी जिस तरह की जेल काट रहा है कि VIP किस्म की ट्रीटमेंट उसको मिल रही है, सारे उसके साथ चीफ मिनिस्टर्स भी उसको मिल रहे हैं, उसके मिनिस्टर, उसके कैबिनेट के मिनिस्टर्स भी उससे मिल रहे हैं, उससे MPs MLAs उसे जेल में मिलने जा रहे हैं। ये सख्ती होती है, ये जेल होती है, ये जुडिशरी की आज़ादी की बात की जाती है। आप गरीब लोगों को देखें कि जेल में किस तरह मिल रहे हैं, गरीब लोगों की जेल की बैरक्स जाके देखें कि क्या उनको साल 2-2 साल तक शायद उनको मुलाकात की जाती है अपनी माओं से, अपनी बहनों से, अपने बच्चों को से मिलने के लिए, या तो सियासी एक्टिविटीज जेल में चल रही हैं। आप बोलते हैं जुडिशरी की आज़ादी चाहिए आपको। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने अदलिया की आज़ादी के लिए जदोजहद की है, अचानक अदलिया की आज़ादी याद आना सवालिया निशान है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने रवा माली साल की तीसरी छमाही के अख्ताम तक 6,707 अरब रुपए के हदफ के मुकाबले में 6,710 अरब रुपए के महसूलात इकट्ठे कर लिए हैं, जबकि पहले 9 माह के दौरान 369 अरब रुपए के रिफंड्स भी जारी किए गए हैं। FBR के एलामिये के मुताबिक गुज़श्ता साल इसी अरसे के दौरान 254 अरब रुपए के रिफंड्स जारी किए गए थे। तर्जुमान ने बताया कि गुज़श्ता माली साल के पहले 9 माह में जमा किए जाने वाले महसूलात के मुकाबले में FBR ने रवा माली साल के इसी अरसे के दौरान 30% ज़्यादा महसूलात जमा किए हैं। FBR ने मार्च 2024 के लिए
879 अरब रुपए का महसूलात का मुकर्रर करदा हदफ पूरा कर लिया है। तर्जुमान के मुताबिक गुज़श्ता साल मार्च में जारी किए जाने वाले 22 अरब रुपए के रीफंड्स के मुकाबले में रवां माली साल के दौरान मार्च के महीने में 67 अरब रुपए के रीफंड्स जारी किए जा चुके हैं। साइनोटेक सोलर प्राइवेट लिमिटेड ने कराची में 3GW का सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाते हुए पाकिस्तान में सरमायाकारी का आगाज कर दिया। इस मंसूबे से मुल्क में सोलर पैनल्स, साइनोटेक ड्राई बैटरियों और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तैयारी में मदद मिलेगी। मंसूबे की तकमील से माहौल दोस्त तवानाई मुयसर आएगी। मुल्क में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी आएगी, जबकि दरामदात पर इन्हिसार कम होगा और लोगों को रोजगार के मौके मुयसर आएंगे। इसके साथ साथ दरामदी बिल भी कम होगा। इस मंसूबे को खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ाया जा रहा है, जो प्लांट की तनसीब के लिए दस्तावेजी काम में आसानियाँ फराहम कर रही है। ये मनसूबा जदीद टेक्नोलॉजी तक रसाई और मुल्क में साफ तवानाई की मुहिम को फरोग देने में मुआविन साबित होगा। हुकूमत पाकिस्तान ने साइनोटेक सोलर प्राइवेट लिमिटेड पर जोर दिया है कि वो खाम माल और मशीनरी की दरामद पर जीरो रेटेड ड्यूटी के अहल होने के लिए तफसीली 5 से 7 साल मकामी मनसूबा पेश करे। और नाज़रीन, तालिबान दौर में अफगानिस्तान दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह बन चुका है। अफगान तालिबान के इक़्तिदार संभालने के बाद दहशतगर्द तंजीमों को हुकूमत की जानिब से सहूलत मुयस्सर होने पर पनपने का भरपूर मौका मिला है। आलमी सतह पर दिन ब दिन बढ़ती हुई दहशतगर्दी के हवाले से फाइनेंशियल टाइम्स ने चश्मकुशा रिपोर्ट शाया की। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक अलकायदा और दाइश समेत कई आलमी दहशतगर्द तंजीमों की महफूज पनागाहें अफगानिस्तान में मौजूद हैं। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द तंजीमों की महफूज पनागाहों की वजह से खित्ते बिलखुसूस पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ रही है। अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों को तालिबान अबूरी हुकूमत की मुकम्मल पुष्ट पनाही हासिल है। गुज़श्ता साल अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट में तालिबान और अलकायदा के दरमियान मजबूत और अलामती ताल्लुकात से मुतालिक एक रिपोर्ट भी शाये की गई थी। गुज़श्ता हफ्ते मॉस्को के क्रॉक्स थिएटर पर इस्लामिक स्टेट खुरासान की जानिब से हमला किया गया, जो रूस की 2 दिहाइयों का सबसे बदतरीन दहशतगर्दी का वाक़या था। रूस हमले में 140 से ज़ायद अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। नाज़रीन, वस्ती और शिमाली गजा पर इसराइली फौज की वहशियाना बमबारी जारी है। सेहूनी फौज ने दीर अल बला और खान यूनिस में एक बार फिर रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया है। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में मजीद 77 फ़लस्तीनी शहीद और 108 ज़ख्मी हो गए हैं। 7 अक्टूबर से जारी हमलों में शुहदा की तादाद बढ़कर 32,782 हो गई है। हमलों में 75,298 अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। गजा के सरकारी मीडिया ऑफिस का कहना है कि इसराइल ने अल-अक़सा शुहदा अस्पताल के अंदर सहाफ़ियों और बेघर लोगों के मुतअद्दिद खैमों पर बमबारी की, जिससे 4 फ़लस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मी होने वाले सहाफ़ियों के मुताबिक उन्हें उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो बाहर जाकर कवरेज की तैयारी कर रहे थे। आलमी इदारे सेहत के सरबराह टेड्रोस एडहानॉम ने कहा है कि 18 मार्च को शिमाली गजा में अशफा अस्पताल के मुहासरे के बाद से अब तक 21 मरीज शहीद हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि अस्पताल में ज़ेरे इलाज 107 मरीजों में से 28 की हालत तशवीशनाक है। उन्होंने फौरी इंसानी राहदारी के क़याम के साथ साथ जंगबंदी पर जोर दिया। मोदी सरकार ने 13,000 करोड़ से ज़ायद के इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैंडल से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए अपोजिशन जमातों के खिलाफ टैक्स दहशतगर्दी शुरू कर दी है। भारतीय मीडिया के मुताबिक मोदी हुकूमत ने आम इंतखाबात से कबल कांग्रेस को 35 अरब 67 करोड़ रुपए फौरी अदा करने का नोटिस भिजवा दिया है, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और CPIM को भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जानिब से 15 करोड़ के नोटिस जारी किए गए हैं। कांग्रेस के बैंक अकाउंट्स पहले ही फ्रीज किए जा चुके हैं। कांग्रेस के सदर ने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि मोदी सरकार जमहूरियत को तबाह करने के लिए महकमा इनकम टैक्स, ED और CBI जैसे इदारों का गलत इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने सवाल किया कि मोदी बड़ी अपोजिशन जमातों को हिरासा करने के लिए इनकम टैक्स और दूसरे इदारों को बतौर हथियार क्यों इस्तेमाल कर रहा है। नाज़रीन, भारत दुनिया भर में दहशतगर्दी का कैंसर फैला रहा है। भारत का जासूसी नेटवर्क मुहस्सिब ममालिक के लिए मुसलसल खतरे की अलामत बना हुआ है। जिम्बाब्वे में मशकूक सरगर्मियों में मुलव्वस भारतीय स्पेशल फोर्सेस का साबिक एजेंट सिद्धू स्वरूप सिंह साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। मकामी मीडिया ने तस्दीक की है कि इन अफराद की गिरफ्तारी एक आला दर्जे के रेस्टोरेंट में स्टिंग ऑपरेशन के दौरान अमल में आई। न्यूज़ जिम्बाब्वे के मुताबिक गिरफ्तार फौजी भारतीय हुकूमत ने मुलाजमत के बहाने भेजे थे, लेकिन दरअसल वो इंटेलिजेंस नेटवर्क चला रहे थे। ये लोग सरमायाकारों की आड़ में जाली दस्तावेजात पर मोज़म्बिक से जिम्बाब्वे दाखिल हुए ताकि इस मुल्क में चीनी सफारती मफादात को नुकसान पहुंचा सकें।
سنگھ نے خود کو ایک سرمایہ کار کے طور پر ظاہر کیا اور یہاں تک کہ صدر ایمرسن سے بھی ملاقات کی۔ بعد میں شک کی بنا پر تحقیقات میں انکشاف ہوا کہ وہ مشکوک سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ ناظرین، فرزند کشمیر ڈاکٹر عبدالاحد گورو کی شہادت کو 31 سال مکمل ہو گئے۔ تحریک آزادی کشمیر اور لبریشن فرنٹ کے سرگرم کارکن ممتاز ہارٹ سرجن ڈاکٹر عبدالاحد گورو کو بھارتی قابض فورسز نے 1 اپریل 1993 کو شہید کر دیا تھا۔ ڈاکٹر عبدالاحد گورو تمام حلقوں میں عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ انہوں نے متعدد بار حکومت اور مجاہدین کے درمیان ثالثی بھی کرائی۔ ان پر 2 بار قاتلانہ حملہ کیا گیا، لیکن 1 اپریل 1993 کو عبدالاحد گورو کو شہید کر دیا گیا اور ان کی تشدد زدہ اور گولیوں سے چھلنی لاش سری نگر کے علاقے باجپورہ میں پائی گئی۔ ایشیا واچ اور فیڈریشن فار ہیومن رائٹس کی مشترکہ تحقیقات نے بھارتی حکومت کو قتل کا ذمہ دار قرار دیا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی ڈاکٹر عبدالاحد گورو کی شہادت کو ماورائے عدالت قتل قرار دیا تھا۔ سابق بھارتی وزیر وجاہت حبیب اللہ کے مطابق ڈاکٹر عبدالاحد گورو کا انتہائی معتبر شخص بھارتی فورسز کو کھٹکتا تھا، جس پر انہیں منصوبہ بندی کے تحت قتل کر دیا گیا۔ بھارتی فورسز نے ڈاکٹر گورو کے جنازے پر بھی فائرنگ کی، جس سے ان کے بہنوئی سمیت متعدد افراد شہید ہو گئے تھے۔ جموں کشمیر کے عوام ڈاکٹر عبدالاحد گورو کو شہید حکمت کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ بین الاقوامی منظرنامے سے اہم خبریں اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال آپ نے جانی۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے یہاں پر آپ کو بتائیں گے کہ امیر المومنین شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا آج یوم شہادت منایا جا رہا ہے۔ آپ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 رجب کو ہجرت سے 24 سال قبل مکہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات گرامی بے شمار کمالات و خوبیوں کی جامع ہے۔ یاسر حسین کی رپورٹ۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہیتے چچا حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے۔ بچپن سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ تربیت پائی اور بعثت کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان کے سامنے حق کی تبلیغ کا آغاز کیا تو حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے سب سے پہلے لبیک کہا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شجاعت، دیانت اور ذہانت ضرب المثل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ سے ہجرت فرمائی تو اپنے پاس محفوظ امانتوں کا ذمہ دار حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بنایا۔ اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح آپ سے کیا۔ عالم اسلام کا وہ چہرہ جس نے نبی کریم کے بعد دین کے پیغام کو انسانوں تک پہنچانے کے حوالے سے بھی، قرآن کے معارف کو انسانوں تک منتقل کرنے کے حوالے سے بھی وہ کام کیا کہ دوسرے اس رول کی ادائیگی سے محروم رہے۔ امام علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ تمام اہم غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور حق کی خاطر جہاد کے لیے موجود رہے۔ جنگ بدر میں سرداران کفار، احد میں عمر بن عبدود اور غزوہ خیبر میں مرحب جیسے نامور اور ناقابل شکست پہلوانوں کو پچھاڑا۔ امت کے لیے نظام عدل کو انہوں نے مضبوط کیا۔ حضرت علی نے علم اللغات، علم الاقلیات اور علم الریاضیات تینوں پہ بہت کام کروایا۔ آپ کا دور خلافت تقریباً 5.25 سال پر محیط رہا۔ 19 رمضان المبارک 40 ہجری کو کوفہ میں نماز فجر کے دوران بدبخت خارجی عبد الرحمن ابن ملجم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر قاتلانہ حملہ کیا، جس کے باعث 62 سال کی عمر میں 21 رمضان المبارک کو آپ شہید ہوئے۔ یاسر حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے یوم شہادت پر پنجاب میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے مطابق صوبے بھر میں 24,000 سے زائد پولیس اہلکار، افسر عزاداری کے جلوس اور مجالس کی سیکیورٹی پر تعینات کیے گئے ہیں۔ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے مجالس کو 3 درجاتی حصار فراہم کیا گیا ہے، جبکہ مرکزی کنٹرول روم کے ذریعے تمام حفاظتی انتظامات کی نگرانی بھی کی جا رہی ہے۔ عزاداروں کی واک تھرو گیٹ اور میٹل ڈیٹیکٹر سے چیکنگ کی جا رہی ہے، جبکہ خواتین عزاداروں کی چیکنگ کے لیے لیڈی پولیس اہلکار بھی تعینات کیے گئے ہیں۔
कुछ दीगर खबरें पढ़ते हैं। हज़रत अली करमुल्लाह वजह के यौम शहादत पर एक तरफ जहां पंजाब में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, तो वहीं चोलिस्तान में ज़रई इनकलाब का हुकूमत और पाक फ़ौज का मंसूबा कामयाब हो गया है। पाकिस्तान ज़राअत और खुराक के मामले में इसके बाद काफ़ी हद तक खुद कफील हो जाएगा। अवाम ने इज़हार ख़याल करते हुए कहा है कि इससे इलाके के नौजवानों को रोज़गार मिलेगा और मुल्क की मईशत में बेहतरी आएगी। पाक फ़ौज के ऐसे मंसूबों से पाकिस्तान तरक्की करेगा। मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा मंसूबा है और इसको अगर ये कामयाब हो जाता है तो ज़राअत में और ख़ुराक में पाकिस्तान खुद कफील होने के इंतहाई मुनासिब और रोशन चांस होंगे। पाक फौज बहुत चंगा काम करेंदी पई है। असा इस जिम्मेदार बंदे हैं, साढ़े ढोर डंगर हैं, असा आदे हैं ये होर पाक फौज इस तो ज़्यादा काम करे। ये बहुत चंगे मनसूबे लाए, इस नाल साड़ी फसलें अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होंदियां पईयां। माशाअल्लाह बहुत अच्छा मनसूबा है पे इन्हां दा ते इहदे वास्ते जानवर साढ़े अच्छे राशन, इत्थे ज़मीन भी माशाअल्लाह अच्छी थी वैसे इन्हां दी। हम इस बात पे पाक फौज को सलाम पेश करते हैं और उनकी खिदमत को सराहते हैं। बहुत अच्छा फ़ायदा है, बहुत अच्छा काम है, बिल्कुल सही ऐसा काम करना चाहिए, होना चाहिए ऐसा काम जिसमें फ़ायदा हो किसानों का। बहुत अच्छा इंतज़ाम है, ठीक कर रही है फौज। पाक फौज जड़े चोलिस्तान बंजर ज़मीनों को आबाद करें दी पई है और जनाब उतो सोलर प्लांट ला के पानी का बंदोबस्त भी करें दी पई है। ये बड़ा अच्छा इकदाम है। मैं आर्मी चीफ का शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। इस गंदम के लिए हमें ज़मीन काश्त करने के लिए ज़मीन दी है। इन दवाल नाल सारी रोज़िया सिलसिला बन सी असां अपना मजदूरी करनू, मेहनत करनू। पाक फौज जिंदाबाद। पाक फौज अच्छा इकदाम उठाए, इंदा भी अच्छा उठेंदी रहे वैसी असां ही मामले विच ई काम दे विच हर काम में फौज दे नाल हैं। ये काम बहुत बड़ा बेहतरीन है, गरीबों को रोज़गार, पानी दी सहूलत, जेरा कुछ करें पे असां अर्ज भी करे सूं इकने बेहतरीन कदम और जल्दी उठावन। फायदा होसी सही माल डंगे दोस वधाई सन, बड़ा फायदा होसी सानो रात वाले तरक्की करे सन, ये बड़ा फायदा होसी। चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर खलील हाशमी ने गुआंगडोंग सूबे के शहर शेंजन और गुआंगजू का दौरा किया। वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी के सीनियर रहनुमा मेंग फॉली ने गुआंगजू शहर के मेयरसन यंग पाकिस्तान और मुतालिका शहरों के दरमियान बढ़ते हुए ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया। खलील हाशमी ने पैलेस म्यूजियम के डायरेक्टर वोंग यूडोंग समेत कई चीनी इदारों के सरबराहान से भी मुलाकातें की। सफ़ी ने शेंजन यूनिवर्सिटी और गवांगयू में गवांगडोंग यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज़ का दौरा किया, जहां उन्होंने उर्दू सीखने वाले तलबा से बातचीत की। तलबा ने सकाफती परफॉर्मेंस के जरिए पाकिस्तान के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार भी किया और दिल दिल पाकिस्तान पेश किया। बलूचिस्तान के ज़िला केच के शहर तुर्बत में ज़कवी कम्यूनिटी के सालाना मजहबी त्यौहार के सिलसिले में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। इस मौके पर FC बलूचिस्तान साउथ की जानिब से तुर्बत और कोह मुराद के अतराफ में सिक्योरिटी के खसूसी इंतजाम किए गए हैं, जबकि ज़ायरीन और काफिलों के लिए जगह जगह पर मेडिकल कैंप्स, ठंडे पानी, शरबत और जूस की सबीलें भी लगाई गई हैं। ज़करी कम्यूनिटी हर साल रमज़ान मुबारक के दूसरे अशरे में त्यौहार का एहतमाम करती है। मैपको रीजन में बिजली चोरों के खिलाफ मुहिम जारी है। 7 सितंबर से जारी मुहिम में बिजली चोरों की मुआवनत करने वाले 32 मैपको एहलकारों को भी सजाएं दी गई हैं। ऑपरेशन के दौरान 15,446 अफराद को बिजली चोरी करने पर गिरफ्तार करके 1 अरब 36 करोड़ रुपए से ज़ायद का जुर्माना आयद किया गया है। आयद करदा जुर्माने में से 79 करोड़ 59 लाख रुपए जुर्माना वसूल करके कौमी खजाने में जमा करवा दिया गया है। मुल्क के दीगर इलाकों की तरह तांदियावाला की आवाम भी यूटिलिटी स्टोर्स पर वज़ीर-ए-आज़म रमज़ान पैकेज से मुस्तफ़ीद हो रही है। मज़ीद जानते हैं तांदियावाला से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद एहसान की रिपोर्ट में। रमज़ान पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर पर वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से 19 अशिया पर खसूसी रिलीफ दिया जा रहा है, जिनमें चीनी 109 रुपए किलो, घी 335 रुपए, जबकि 10 किलो आटे का थैला 648 रुपए में दिया जा रहा है। मैं फ़र्स्ट टाइम इधर आया हूँ, तकरीबन लाहौर से स्पेशल आ रहा हूँ और हर चीज़ का काफ़ी फ़ायदा बहुत अच्छा मिला मुझे। जी ये बहुत अच्छा इक़दाम है यूटिलिटी स्टोर हुकूमत का, और ख़ुसूसी तौर पर जो ये रमज़ान में इन्होंने पैकेज दिया है सब्सिडी का,
आटे की जो है सप्लाई माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है। चीनी और घी जो काफ़ी सस्ता है बाज़ार से। आम मार्केट से 19 अशिया जिनमें दाल चना 25 रुपए, दाल माश 25 रुपए, बासमती और टोटा चावल 25 रुपए, खजूर 50 और मशरूबात पर 30 रुपए का रिलीफ दिया जा रहा है। मुख्तलिफ अशिया ज़रूरिया और अशिया खुर्दनोश पर वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानब से खसूसी रिलीफ एक आसान इक़दाम है। मोहम्मद एहसान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, तांदलेवाला, ज़िला फैसलाबाद। तांदलेवाला के बाद लिए चलेंगे आपको शाहकोट की जानिब। तहसील शाहकोट में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 9000 से ज़ायद ख़वातीन को रकम की अदायगियाँ की जा रही हैं। ये अदायगियाँ जनवरी से मार्च तक सेमाही अक़सात में जारी हैं। असद अली रिजवी की रिपोर्ट। शाहकोट में भी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड 9025 खवातीन को 10,500 रुपए रकूम की अदायगियां जारी हैं। हुकूमत पाकिस्तान की जानब से इस माही अक़सात की रकम को 9,000 रुपए से बढ़ाकर 10,500 रुपए कर दिया गया है, जो कि इस साल के जनवरी से मार्च तक की माही अक़सात की सूरत में अदा की जा रही है। मुस्तहिक़ खवातीन अपनी रकूम ATM के जरिए भी निकलवा सकती हैं। हमारे तमाम कैश पॉइंट्स पर शफाफियत से ये प्रोसेस जारी है। इस शफाफियत को बरकरार रखने के लिए हमने अपने CRMs और DOs को भी वहाँ डिप्लॉय किया हुआ है, जिनके पास टैब्स भी मौजूद हैं। वो तमाम कोई भी कंप्लेंट आती है तो उसको एट द स्पॉट रिजॉल्व भी कर सकते हैं, और जिन खवातीन को वहाँ सर्वे की ज़रूरत है उनका वहीं मौके पर ही सर्वे भी हो जाता है। तहसील भर में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक़ खवातीन को बआसानी और मौसर तरीके से अदायगियों के लिए 9 सेंटर्स बनाए गए हैं, जहाँ पर 9025 मुस्तहिक़ खवातीन अपनी अक़सात वसूल कर रही हैं। बेनजीर इनकम सपोर्ट से जो बीबियों को पैसे मिलते हैं उनसे बहुत अच्छा गुजारा हो जाता है। गरीबां दा सर्कट चल रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। बेनजीर की तरफ दे रहे हैं, कैसे अपना घर का खर्चा चला रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्तहिक़ खवातीन को समाही अक़सात के साथ साथ बच्चों के तालीमी वज़ाइफ भी दिए जा रहे हैं, जिसमें प्राइमरी क्लासेस तक के तुलबा को 2,000 और तालबात को 2500 रुपये, सेकेंडरी क्लासेस तक के तुलबा को 3,000 और तालबात को 3500 रुपये, और हायर सेकेंडरी क्लासेस तक के तुलबा को 4,000 और तालबात को 4500 रुपये तक के तालीमी वज़ाइफ दिए जा रहे हैं, जबकि हामला खवातीन को नशोनुमा वज़ाइफ भी दिए जा रहे हैं। असद अली रिजवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, शाहकोट। और नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ से ही जलेबी, खजला और फेनियों की फ़रोख्त में इजाफा हो जाता है। शहरी सहर इफ्तार में नशिया के इस्तेमाल को बढ़ा देते हैं। मज़ीद तफसील खानेवाल से कुलज़म बशीर अहमद की रिपोर्ट में मुलाहिज़ा कीजिए। रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ ही से फेनियाँ, खजला और जलेबी की फ़रोख्त में बेपनाह इजाफा हो जाता है। जो जो ईद उल फितर करीब आती है, लोगों का रश इन दुकानों पे बढ़ जाता है। रमज़ान मुबारक के महीने में हम सहरी अफ्तारी के लिए ये फेनियाँ खरीदने आए हैं। ये बड़ी मशहूर है, इनकी सौगात है, और हम अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को भेजते हैं। रमज़ान के आते ही हमारे फेनियों और खजले में और फीकी जलेबी की सेल बढ़ जाती है। यहाँ सिर्फ मुल्क से ही नहीं बल्कि बैरून मुल्क भी हमसे लोग लेना पसंद करते हैं। फेनियाँ, खजला और फीकी जलेबियाँ ना सिर्फ मुल्क में बल्कि बैरून मुल्क भी गिफ्ट की जाती हैं, और ईद उल फितर के मौके पर इसकी सेल में बेपनाह इजाफा होता है। हाथों या पैरों से महरूम हो जाने वाले अफराद को मसनूई आसा की मुफ्त फराहमी के हवाले से कैंप का इनेकाद किया। इस हवाले से तफसील बता रहे हैं सखर से इमरान मलिक। नाज़रीन, कुछ मज़ीद खबरें शामिल करते हुए आपको बताते चलें कि PTV कराची मरकज़ की रमज़ान पाकिस्तान ट्रांसमिशन की मकबूलियत में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं ज़शान अहमद खान। ट्रांसमिशन का आगाज़ हस्ब रिवायत तिलावत कलाम रब्बी से हुआ, जिसके बाद रब्ब ताला की बीच बहा नेमतों और रहमतों का शुक्र अदा करने के लिए कुरानी आयात और अहादीस मुबारक पेश की गईं। मेज़बान अहसन खान ने रोज़े की फजीलत, जबकि मेज़बान राबिया अनम ने आखिरी अशरे की इबादत और क़यामुल लैल के बारे में बात की। मारूफ और सीनियर अदाकार बहरोज़ सजवारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बने और PTV पर अपने निभाए गए किरदारों और ड्रामों के किस्से सुनाए और रमज़ान पाकिस्तान की पुरनूर ट्रांसमिशन को सराहा। बच्चों के सेगमेंट में मेज़बानों ने इस्लामी तारीख के हवाले से मासूम बच्चों के लिए खूबसूरत और मालूमाती कहानी सुनाई। उलमा कराम ने रोज़ा, ज़कात और एतकाफ़ से मुतालिक मुफीद मालूमात के साथ साथ दीनी मसाइल और उनका हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में बयान किया। किचन सेगमेंट में शेफ समी आसिम ने ख़वातीन को कम वक्त में मज़ेदार पकवान तैयार करने की स्पेशल तरकीब बताई, जबकि बिल्किस आपा ने सेहतमंद रहने और खुद को बीमारियों से बचाने के लिए घरेलू टोटके भी बताए। आखिर में अज़ान मगरिब पर ट्रांसमिशन का इख्तिताम हुआ।
ज़ुशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेदर अपडेट के साथ मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। मंगल के रोज़ मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा, जबकि बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर शाम और रात के औकात में झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की बात करेंगे, जिसकी तफसील कुछ यूं रही। मिट्टी में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, छोर में भी 38, शहीद बेनज़ीराबाद 37, लसबेला 37, जबकि हैदराबाद में 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। मौसम की खबरों से इतना ही।